हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए हर सुबह लेके आते हैं हम करंट अफेयर और कंप्यूटर साइंस के वीडियोस। तो कंप्यूटर साइंस के मॉक टेस्ट के लिए आप सभी लोगों के सामने हूँ। तो एक बार जल्दी से मुझे अपना एवी चेक कराइए, उसके बाद शुरू करते हैं आज के हमारे बचे हुए क्वेश्चंस। कल भी मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कल हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग पे काम किया था। आज हम लोग डेडलॉक पे काम करेंगे, डेडलॉक मैनेजमेंट पर। और साथ ही साथ बहुत जल्दी मेमोरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। राइट। तो एक बार मुझे अपना एवी चेक करा दीजिए और सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं है पता कि वीडियो चल रहा है, उन्हें भी पता लग जाए कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है। नहीं, ये करंट अफेयर का सेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज नॉट करंट अफेयर। ये सेशन जो है ये कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जेआरएफ कंप्यूटर साइंस है गाइज, और कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों की मदद कर सकूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का फुल कोर्स मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाती हूँ। 8 यूनिट्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। कंप्लीटली उनकी थ्योरी आप लोगों को मिल जाएगी आपके ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल की। ठीक है। तो आप नेट, गेट या किसी भी कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आप लोगों की सप्त की तैयारी हो जाएगी, चाहे आप प्लस ले रहे हो या आइकॉनिक। अगर आप लोग किसी अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे इसरो के लिए, बार के लिए, डीआरडीओ के लिए, तो पर्सनल गाइडेंस की आप लोगों को एक्स्ट्रा जरूरत होती है। बाकी कोर्स आप लोगों को प्लस पे जो मिलता है वही आइकॉनिक पे भी काम आएगा। तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइज। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रही, मेरे साथ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एक सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ और भी नई क्लासेस हैं, नए कोर्सेज हैं जो हर वेंसडे आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आता है गाइज। तो इस वेंसडे भी आपके 3 नए कोर्स आ रहे हैं, और थर्सडे को अपना नया कोर्स आ जाएगा गाइज, जिसमें मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है। तो 6 महीने या 12 महीने वाला नया प्लान आप ले सकते हैं। पेपर 1 भी आपका इसमें इंक्लूड है और पेपर 2 भी हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने बोला, अगर पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को चाहिए, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन आप लोगों को चाहिए, इन शॉर्ट अगर आप लोगों का ड्रीम कुछ अच्छा है, कुछ यूनिक करना है, तो एक पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है। तो अर्ली स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। बाकी आप सब मेच्योर बच्चे हैं, अपना डिसीजन खुद जरूर ले सकते हैं। मैं यूजीसी नेट कैटेगरी में मिल जाऊंगी। रेफरल कोड अदिति 10 है, जिससे आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 10 से 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कल करवाए थे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, बाउंडेड कैपेसिटी एंड अनबाउंडेड कैपेसिटी क्यूज आर रेफर टू एज व्हाट। बेसिकली यहाँ पर बात क्या चल रही है, कल हम लोगों ने बात करी थी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, और मैंने आप लोगों से बात करी थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की, है ना। और एनटीए का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जिसमें वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स पूछता है आप लोगों से। अच्छा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है, इसको एक और नाम से जानते हैं गाइस, और ये कौन सी होती है? बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, राइट। तो यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग तरीके की आप लोगों की बफरिंग। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड कैपेसिटी की जो क्यूज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बफरिंग बोलते हैं, ऑटोमेटिक बफरिंग बोलते हैं, यूजर डिफाइंड बफरिंग बोलते हैं, या नो बफरिंग बोलते हैं। चलिए, द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बृष्टि जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑटोमेटिक बफरिंग। ऑटोमेटिक बफरिंग हम इसे बोलते हैं गाइस। बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी क्यूज जो होती है, उसे हम ऑटोमेटिक बफरिंग बोलते हैं, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। ऑफ कोर्स, बाउंडेड का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड लेंथ की होती है। और अनबाउंडेड का क्या मतलब होता है? जिसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है। तो फाइनाइट लेंथ वाली बाउंडेड कैपेसिटी क्यू होती है आप लोगों की, और अनबाउंडेड वाली आपकी इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। बस ये याद रखना है कि ये रिलेटेड है आप लोगों की कहाँ से? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 जून का क्वेश्चन है ये। 2019 जून में आप लोगों से ये पूछा गया था। Which of the following CPU scheduling algorithm is or are supported by है, lie नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम?
वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग गाइस। कंप्यूटर साइंस आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ये क्लासेस शुरू करी है, और आप ही लोग गोली दोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो सभी लोग अपना रिविजन्स प्रॉपर करते रहें। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज को ज्यादातर सपोर्ट करता है गाइस? सन नहीं होगा, नॉन होगा पहले ऑप्शन के अंदर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। देखो, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नाम की कोई चीज होती है क्या? देखो, होती तो है। इसका मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली बात ऐसी चल रही है कि पहले से प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है, बट आपका प्रिम्पशन अलाउड नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई प्रायोरिटी जिसकी हाई प्रायोरिटी ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर ली है, अगर मान लीजिए वो सिस्टम में रन हो रही है, तो आप लोगों की स्वैपिंग नहीं होने वाली है। बट प्रिमिटिव आप लोगों की प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है? मान लीजिए वाइल रनिंग, अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आप लोगों की रन हो रही है, ऑलरेडी रनिंग फेज के अंदर है, और फिर आप लोगों को क्या हो गया, कोई इससे भी ज्यादा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, तो ऑन द स्पॉट आपका क्या हो जाएगा? प्रिम्पशन हो जाएगा। और साथ ही साथ टाइम शेयरिंग आप लोगों के सीपीयू शेड्यूलिंग भी होगी। तो लिनक्स जो है वो गाइस हमेशा ही प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और टाइम शेयरिंग सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर काम करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दिया था, और कल की क्लास में मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए थे। जिससे नहीं देखे देख लेना भाई। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे देना था, कितने टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैं जो आप लोगों के होने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया था ये कल। लगता है काफी स्टूडेंट्स को होगा, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है इसीलिए स्टूडेंट्स कम है। हाँ भाई, ये तो है ही। ये तो हमारा स्टूडेंट कर्तव्य है जो हम लोग फॉलो करते आए हैं बचपन से, कि जब एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है या एग्जाम होने के चांसेस कम होते हैं, तो कम ही पढ़ाई होती है हमारी। पर ऐसा नहीं है, हमें हमारी मेहनत कंटिन्यू करनी है। और जो बच्चे कंटिन्यू रहते हैं, और मैं हमेशा 6 महीने का बैच बनाती हूँ, तो वो जानते हैं कि हम 6 महीने पढ़ाई करते हैं, सो दैट लास्ट टाइम पे बर्डन ना हो। देखिए गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2। मैंने देखा था कल के क्लास के कमेंट्स के अंदर कुछ बच्चे 3 आंसर दे रहे थे, व्हिच विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। इसका 2 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन में भी बोला गया है कि आपको काउंट नहीं करना है कॉन्टेक्स्ट स्विच एट द टाइम 0 और एट द एंड। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब सीपीयू शेड्यूलिंग मैंने पढ़ाई थी। तो जब गैंट चार्ट आप लोग बनाते हो, तो गैंट चार्ट के अंदर कभी भी पहला वाला और लास्ट वाला जो हमारा डंडा है उसको काउंट नहीं करना होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों की 3 प्रोसेसेस गिवन थी, देखो P1, P2 और P3। जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है जल्दी से देख लेते हैं। 10 यूनिट का टाइम, ये मैं बर्स्ट टाइम लिख रही हूँ, इन्हें लगता है 20 यूनिट ऑफ टाइम, और इन्हें लगता है 30 यूनिट ऑफ टाइम। अराइवल टाइम भी लिख देते हैं यहाँ पर। 0 अराइवल टाइम है, 2 अराइवल टाइम है, और 6 अराइवल टाइम है। बात ऐसी चल रही है कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग काउंट करने हैं SRTF एल्गोरिथम का यूज करते हुए, है ना। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम यहाँ पर आपको यूज करनी है। तो अगर मैं गैंट चार्ट बनाना शुरू करूं, तो आप देखोगे 0 टाइम पर यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस P1 सिस्टम में आई है। तो प्रोसेस P1 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। वैसे तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको एग्जीक्यूट होके चेक करना चाहिए, फिर 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चेक करना चाहिए। पर अगर आप नोटिस करो तो 0 टाइम पर यही अवेलेबल है, और 2 टाइम पर आएगी आपकी प्रोसेस P2, जब तक इसका ऑलरेडी 8 यूनिट ऑफ टाइम बचा हुआ होगा। फिर भी आप कैसे भी कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि बर्स्ट टाइम का जो ऑर्डर है वो ही आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर गिवन है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग कंप्लीटली बोल सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। कंप्लीटली प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगी, फिर P2 एग्जीक्यूट होगी, और फिर P3 एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कितने हुए? सिर्फ 2। ठीक है, सिर्फ 2 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैं जो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप लोगों का 2019 का ही क्वेश्चन है, जून का। मैग्नेटिक डिस्क विथ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स
के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इफ सीक लेटेंसी इज नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द सीक टाइम, ऐसा होता क्यों है? चलिए अभी सभी लोग जो भी आए हैं वो अटेंडेंस लगा दीजिए एटलीस्ट। 13। अगर क्या बोल रहे हो, टोटल 12 टेप्स एंड प्रोसेसेस। अभी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन। चलो, सीक लेटेंसी जो होती है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होती है सीक डिस्टेंस के। ऐसा क्यों होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा था। देखो बात ऐसी है यहाँ पर, सबसे पहले तो आप लोग देखिए मैग्नेटिक डिस्क स्ट्रक्चर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है ऑलरेडी, ध्यान से देखेंगे। ये आप लोगों का होता है आर्म असेंबली। ये आप लोगों के टोटल क्या होते हैं, प्लेटर इन्हें बोलते हैं। अलग अलग प्लेटर्स लगाए हुए हैं, देखो 1 2 3। और ये बोथ साइड डेटा को कंटेंट करने की कैपेसिटी उनकी होती है, राइट। ये जो सिलेंडर्स हैं आप लोगों के, इन सिलेंडर्स के अंदर प्लेटर्स लगे हुए हैं जो दोनों साइड चलते हैं। आप लोगों के दोनों साइड यहाँ पर रीड एंड राइट हेड लगा हुआ होता है ना। ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का हेड, जो कि रीड एंड राइट कैपेसिटी वाला होता है, ठीक है। अब बात ऐसी चल रही है कि ये ट्रैक्स होते हैं और इन ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, जिनको डिवाइड करने के बाद हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स। और इन सेक्टर्स के अंदर क्या होता है गाइस, सेक्टर्स के अंदर होता है आपका बाइट, जिसके अंदर एक्चुअली डेटा सेव हो रहा होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि जो सीक डिस्टेंस होता है, देखो मतलब क्या होता है, एक्चुअली में हम लोगों को करेक्ट ट्रैक पर पहुंचना होता है, फिर करेक्ट सेक्टर के ऊपर पहुंचना होता है, और देन फाइनली हम लोग कहाँ जाते हैं, हमारे एक्चुअल बाइट पर पहुंचते हैं। तो जो आपका हेड जब भी मूव करता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, तो एक इनर्शिया है जो उसके लिए काम करता है गाइस, है ना। तो उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होता है। जो चीज आप लोगों की चेंज नहीं होती है वो होता है उसका इनर्शिया। सो इसी वजह से जो आप लोगों का आर्म का स्टार्टिंग है या स्टॉपिंग है, वो इनर्शिया की वजह से सीक लेटेंसी जो होती है, सीक लेटेंसी का मतलब क्या होता है, सीक का मतलब क्या होता है, जब आपके आर्म को या आपके हेड को आपकी जो लोकेटेड ट्रैक है वहां तक पहुंचने में जितना समय लगता है, जितना डिले लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं सीक लेटेंसी। तो ये क्यों आप लोगों का लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो इनर्शिया है वो यहाँ पर काम कर रहा होता है, ठीक है। इनर्शिया यहाँ पर काम करता है और फिर वापस से इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना होता है, देन आपको नेक्स्ट पोजीशन पे जाना होता है। तो ये सारी चीजों की वजह से आप लोगों की सीक लेटेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है किसके, सीक डिस्टेंस के। चलो सिंपल सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेट फॉर ग्राफ के बारे में क्वेश्चन है, और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का ही भाई बंधु है ये भी। कल की क्लास में मैंने एक कमेंट आप लोगों को करके बता दिया है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे गाइस शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, और मैंने गलती से शायद मैसेज पासिंग को फास्ट बोल दिया था, तो इट्स एक्चुअली द आइदर वे, द ऑपोजिट वे। मैसेज पासिंग से ज्यादा तेज आपकी शेयर्ड मेमोरी होती है, तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, मैंने कमेंट भी कर दिया था, ओके। Wait for graph in a deadlock detection algorithm is applicable for all the resources having single instance, all the resources have multiple instances, single and multiple instance। किसके लिए बनाते हैं हम लोग, देखिए गाइस करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। बेसिकली आपका बेसिक्स चेक करने वाला क्वेश्चन था। मुझे एक बात बताइएगा कि किसी भी डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम के अंदर या फिर किसी भी एक सिस्टम के अंदर डेडलॉक का मतलब क्या होता है। अरे डेडलॉक का मतलब ही यही होता है कि मान लीजिए मेरे पास में दो प्रोसेसेस हैं और वो दोनों प्रोसेसेस किसी एक ही रिसोर्स के लिए लड़ाई कर रही है। अगर दोनों ही प्रोसेसेस के पास में अपने अपने मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे, मान लो कि आपके पास में इसी रिसोर्स के दो से ज्यादा इंस्टेंस है, तो क्या इन दोनों प्रोसेस को वेट करने की जरूरत होगी या इन दोनों प्रोसेसेस को डेडलॉक में जाने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो आपको बस ये चीज याद में रखनी है क्या, कि सिंगल इंस्टेंस है उसी के लिए सारी लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट देखिए,
an edge from process Pi to process Pj in a wait for graph. It indicates what? देखो वेट फॉर ग्राफ अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर हम कैसे बनाते थे, किसी भी रैग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर मेरी जो प्रोसेस होती थी उसे मैं सर्कुलर से फिगर से शो करती थी और रिसोर्सेज को मैं रेक्टेंगल से शो करती थी, राइट। जब इसकी तरफ एरो बनाया दिया जाता था तो इसका क्या मतलब होता था कि ये जो प्रोसेस है ये आर रिसोर्स के इंस्टेंस के लिए आस्क कर रही है, डिमांड कर रही है। और अगर आइदर वे होता था तो मतलब क्या होता था कि इस प्रोसेस ने इस रिसोर्स को ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी आप लोगों का प्रोसेस पीआई है और ये प्रोसेस आपका पीजे है, अगर कोई एज है पीआई और पीजे के बीच में तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोसेस पीआई है वो वेट कर रही है पीजे का टू रिलीज अ रिसोर्स जो पीआई को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। देखो प्रोसेस पीआई से प्रोसेस पीजे की तरफ एक एज है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस पीजे के पास में डेफिनेटली ऐसा कोई रिसोर्स है जो पीआई को चाहिए और पीआई जो है वो क्यू में खड़ी है पीजे के पीछे वेटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाया है और ये है आपका उसी का कोरस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ। इसमें रिसोर्सेज भी होते हैं, प्रोसेसेस भी होते हैं, दोनों का आपस में इंटर रिलेशन भी होता है। वेयर एज इसको थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड हम कर सकते हैं वेट फॉर ग्राफ बना के, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये प्रोसेस P1 है, इस प्रोसेस P1 ने आस्क किया हुआ है रिसोर्स R1 के लिए और ये R1 रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है किसे, प्रोसेस P2 को फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर आप नोटिस करिए कि प्रोसेस P1 की तरफ से एक एज जाएगी प्रोसेस P2 को। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और आपको दोनों में से कोई सा भी ग्राफ दिया जा सकता है, दे बोथ आर डेफिनेटली कोरस्पॉन्डिंग टू वन अनदर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो P3, P3 जो है उसके पास में रिसोर्स R4 ऑलरेडी एलोकेटेड है और वो किसके लिए नीड करती है, किसके लिए डिमांड कर रही है, रिसोर्स R5 के लिए। बट अगर R5 की हम लोग बात करें तो ऑलरेडी R5 किसके पास में है, P4 के पास में है। तो एक्चुअली में आप लोगों का P3 की तरफ से एज जाएगी किसके लिए, P4 के लिए। समझ गए, गॉट इट। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और वेट फॉर ग्राफ दोनों ही ग्राफ आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये चीज याद रखें। अब बात आ जाती है, अब क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर किसी भी वेट फॉर ग्राफ के अंदर साइकिल होती है तो डेडलॉक नहीं है, डेडलॉक है सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर जा रहा है, या फिर या तो डेडलॉक हो सकता है या फिर सेफ स्टेट हो सकता है। क्या आपको पता चलता है व्हाट डज अ साइकिल इन वेट फॉर ग्राफ रिजेंबल्स टू और इंडिकेट टू? देखिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में भी बताया था। जो चाहे आप लोगों से रैग पूछ लिया जाए, चाहे आप लोगों से वेट फॉर ग्राफ पूछ लिया जाए, 100% ये कैसा होना चाहिए, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ होना चाहिए। तब हम लोग मानते हैं कि कोई डेडलॉक नहीं लगेगा। बट इस कंडीशन के अंदर हमें क्या पता चलता है, अगर साइकिल है तो एक डेडलॉक एग्जिस्ट करता है। इजी है। चलो नेक्स्ट देखें, इफ अ डेडलॉक अकर्स फ्रीक्वेंटली the detection algorithm must be invoked rarely, frequently, anyways या फिर none of the above। और रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, ये तो आप लोगों से आइडियल सिचुएशन पूछ रहे हैं। रियल लाइफ के अंदर हम लोग यूज करते हैं ऑस्ट्रिच अप्रोच, राइट।
देखो, अगर डेडलॉक फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो डिटेक्शन एल्गोरिथम को भी फ्रीक्वेंटली ही काम करना होगा गाइस। क्वेश्चन सिंपल सा है, बट बात ऐसी है कि रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ के अंदर हम लोग इग्नोरेंस को यूज करते हैं। हम मान के चलते हैं कि डेडलॉक अकर होगा ही नहीं। इवन आप लोगों के विंडोज की बात कर लो, इवन लिनक्स की हम लोग बात कर ले, जितने भी आप लोगों के रियल लाइफ यूजिंग अभी अभी करंटली हम जो यूज कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सब डेडलॉक डिटेक्शन या प्रिवेंशन ऐसी कोई स्कीम नहीं यूज कर रहे हैं। डेडलॉक इग्नोरेंस यूज करते हैं, मान के चलते हैं कि प्रॉब्लम अगर होगी नहीं, डेडलॉक अगर होगा ही नहीं। बट अगर डेडलॉक फ्रीक्वेंटली अगर करता है तो डिटेक्शन एल्गोरिथम को भी फ्रीक्वेंटली आना चाहिए। सेम क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ सकती हूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर भी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो अगर मान लीजिए कि बार बार आपके सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी प्रिविलेंस हो रही है, ब्रीच होता है सिक्योरिटी के अंदर, तो बार बार आपको डिटेक्शन एल्गोरिथम लगानी होगी, जो कि एंटीवायरस का काम होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंटली डिटेक्शन एल्गोरिथम लगानी चाहिए, बट इसे बार बार लगाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ओवरहेड किसकी वजह से होगा? ओवरहेड ऑफ द डिटेक्शन एल्गोरिथम ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ मेमोरी, excessive time consumed in the request to be allocated memory, considerable overhead in the computation time। देखो, बस जस्ट बिकॉज यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव लिखा है, स्टिल मुझे लगता है कि फिर से हम लोग उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ द अबव लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सही करेंगे। मेमोरी कंजम्पशन से इसका कोई लेना देना नहीं है गाइस, इट इज ऑल रिलेटेड टू कंप्यूटेशन टाइम। पता नहीं ये आप लोग कब समझेंगे। एंड आई कैन टोटली सी कि जस्ट ऑल ऑफ द अबव की वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, व्हिच इज रॉन्ग, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? कंसिडरेबल ओवरहेड इन द कंप्यूटेशन टाइम। कंप्यूटेशन टाइम के अंदर ओवरहेड हमारे पास आ जाएगा। देखो, a deadlock eventually cripples the system throughout throughput and will cause CPU utilization to increase, drop, stay still, या none of the above। क्वेश्चन सिंपल है। डेडलॉक से होता क्या है? देखो, स्टारवेशन होती है एक तो चीज, और एक हमारी चीज होती है डेडलॉक। अगर स्टारवेशन को हम इनफाइनाइट टाइम के कॉरेस्पॉन्ड कर दें तो वो डेडलॉक हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन दोनों ही आप लोगों के बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। Next question. Every time a request for allocation cannot be granted immediately, the detection algorithm is invoked. This will help identify what? A set of processes that have been deadlocked, the set of processes in the deadlock queue, the specific processes that caused the deadlock। और बहुत ही अच्छा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट मी सी कितने लोग इसे करेक्ट करते हैं। देखो, जब भी आप लोगों की एक डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम लगाती है तो वो क्या बताती है? सारी की सारी डेडलॉक प्रोसेसेस के बारे में बताती है, सारी की सारी उन प्रोसेसेस के बारे में बताती है जो डेडलॉक क्यू में है, मतलब लग सकता है जिनके लिए डेडलॉक, या फिर आपको बताती है कि किस प्रोसेस की वजह से पूरे सिस्टम में डेडलॉक लगा है। तो भाई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था। आपको ये नहीं पता है यार कि डेडलॉक क्यों, हमको पहले से नहीं पता है कि किस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है जो डेडलॉक में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी सिस्टम में हम लोगों को पहले से, जैसे कि आप लोगों को याद हो तो कंजर्वेटिव अप्रोच हम लोगों ने पढ़ी थी डेडलॉक के लिए, है ना, कंजर्वेटिव अप्रोच।
कंजर्वेटिव अप्रोच हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी पढ़ी है, अभी रिसेंटली ही पढ़ाया था प्लस में, जिन बच्चों को याद होगा, और आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होती है। जैसे टू फेज लॉकिंग में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते हैं ना, ट्रांजेक्शन एंड कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल में। सेम इसमें क्या होता है, पहले सारे रिसोर्सेज को होल्ड कर लो और उसके बाद में काम करना शुरू करो। यानी कि कोई ग्रोइंग फेज होगा ही नहीं, हम सीधा ही लॉक पॉइंट से शुरू करते हैं और फिर हम लोग फाइनली जाते हैं हमारे नेक्स्ट फेज के अंदर। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? किसी भी रिसोर्स को आज के इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर, रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर पता नहीं होता है कि हमें आगे जाके कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोई भी प्रोसेस को हम पहले से सर्टनली नहीं बता सकते हैं कि ये डेडलॉक क्यों में जाएगी या इसकी वजह से डेडलॉक अकर करेगा। हम सिर्फ वो बता सकते हैं कि कौन सी प्रोसेसेस है जो ऑलरेडी डेडलॉक में जा चुकी है। तो डिटेक्शन यही करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है जिसके पास में 6 टेप ड्राइव्स है गाइस, और n प्रोसेसेस है जो कंपीट कर रही है उनके लिए। ठीक है, आपके पास में 6 इंस्टेंसेस है किसी टेप ड्राइव के, और प्रोसेसेस कितनी है? n प्रोसेसेस है आपकी। हर प्रोसेस को 3 टेप ड्राइव्स चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं n की क्या रखूं कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक ना लगे? ये तो बहुत ही अच्छा और डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी यहाँ पर सही आंसर देंगे मुझे। देखो गाइस, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, टोटल रिसोर्सेस प्लस आपकी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये दोनों ही ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए किसके? टोटल डिमांड के। यहां पर इक्वल्स टू सही है क्या? इक्वल्स टू सही है क्या? नहीं है। अगर इक्वल होगा तो भी डेडलॉक लग जाएगा, बस यही चीज ध्यान रखनी थी। तो टोटल रिसोर्सेज और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो टोटल डिमांड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इस सिचुएशन में आप लोगों से मैं पूछूं कि आपकी हर प्रोसेस को 3 डेप ड्राइव्स चाहिए, और यहां पर 6 मेरे पास में टोटल इंस्टेंसेस है किसी टेप ड्राइव के, तो मैक्सिमम कितनी प्रोसेसेस हो सकती है? देखो, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, या आपके पास में टोटल मान लीजिए 3 प्रोसेसेस हैं, और तीनों प्रोसेसेस को मान लीजिए कि दो दो इंस्टेंस चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको मिनिमम दे देते हैं, एक एक दे देते हैं, और एंड के अंदर +1 कर देते हैं। क्यों? देखो, एक एक सबके पास में है ऑलरेडी, और हर को 2 चाहिए, मतलब डेडलॉक से बचने के लिए किसी भी एक को आप पहले 2 दे दो तो वो रन कर जाएगी, तो डेडलॉक में नहीं आएगा सिस्टम। सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोगों को यहाँ पर आंसर लगाना। मान लीजिए किसी भी एक टेप ड्राइव, किसी भी एक प्रोसेस को क्या चाहिए? 3 टेप ड्राइव चाहिए, टोटल मेरे पास में 6 इंस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे? मिनिमम आप लोगों की या मैक्सिमम आप लोग 2 प्रोसेस है जो आराम से रन कर सकते हो, कभी डेडलॉक लगेगा ही नहीं। डेडलॉक आपके पास में लगेगा ही नहीं। सेम क्वेश्चन है, देखो, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसा ही कराया था कि मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मान लो 3 प्रोसेसेस हैं, है ना, और मैं आपसे बोलती हूँ कि सबको 2 यूनिट्स चाहिए रिसोर्स की, तो मिनिमम कितनी यूनिट्स हैं जो आप एलोकेट कर सकते हो ताकि डेडलॉक फ्री सिचुएशन आपकी बने? कितना यूनिट? 3 प्रोसेसेस हैं, आप तीनों प्रोसेसेस को आप क्या कर सकते हो, एक एक पहले दे दीजिए। ठीक है ना? आप देखो, इसे भी कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए, इसे भी कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए, और इसे भी कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए। आप क्या करो, किसी भी एक को 2 दे दो। मान लीजिए ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, एंड दिस इज प्रोसेस P3। मैंने क्या किया, टोटल 3 इंस्टेंस ऑलरेडी पहले दे दिए हैं। अब मेरे सिस्टम को डेडलॉक फ्री होने के लिए मैं क्या करूंगी, किसी भी एक प्रोसेस को एक और दे देती हूँ, यानी टोटल 4 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज मुझे रिक्वायर्ड होंगे, सो दैट कभी भी किसी प्रोसेस की जब नीड मैट्रिक्स कंप्लीट, उसका एलोकेशन टेबल कंप्लीट, वो रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद में जब वो सिस्टम से जाएगी तो उसके दोनों इंस्टेंसेस भी रिलीज हो जाएंगे। सो मेरे पास में सिस्टम में नेक्स्ट प्रोसेस मेरी आ सकती है और डेडलॉक फ्री सिस्टम मेरा बन जाएगा।
तो मेरे पास में मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होनी चाहिए, 4 यूनिट्स होनी चाहिए, सो दैट डेडलॉक ना लगे। यहाँ तो डायरेक्ट ही था भाई, 6 टेप ड्राइव्स हैं, 3 जो है किसी एक प्रोसेस को चाहिए, तो दूसरी प्रोसेस और लगा दो जिसको 3 मिल जाएंगे, कभी डेडलॉक लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A system has 3 processes sharing 4 resources. If each process need a maximum of 2 units, then the deadlock can never occur, may occur, has to occur या none of the above. अभी जो समझाया सेम वही कॉन्सेप्ट है। 3 प्रोसेसेस हैं और 4 इंस्टेंसेस है या 4 रिसोर्सेज हैं जो शेयर कर रही हैं। ये सबको मैक्सिमम 2-2 यूनिट चाहिए, सबको मैक्सिमम 2-2 यूनिट चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों मैम? अगर हम लोगों को डेडलॉक से बचना है तो हम पहले तो इनको, इनकी जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे एक कम दे देंगे। 2 की रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों ने इनको एक एक दे दिया। अब टोटल ये कितनी हो गई, 3, और फिर मैं एक एक्स्ट्रा दे देती हूँ सो दैट सिस्टम डेडलॉक फ्री हो जाए। तो क्या मेरे पास में 4 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? तो बिल्कुल है। तो डेडलॉक यहाँ पर कभी अकर करेगा ही नहीं, राइट? डेडलॉक यहाँ पर कभी अकर करेगा ही नहीं, नेवर अकर। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर मे अकर करके आ जाते हैं। जस्ट एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तीनों ही प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो चीजें याद रखना। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये है आपके लिए, आप इसे सॉल्व करके बताएंगे। M process share n resources of same time. Maximum need of which process does not exceed n. The sum of all their maximum needs is always less than m plus n. This setup will actually lead to what? A deadlock free situation, may occur a deadlock situation, or has to occur a deadlock situation. अभी तक एग्जाम पोस्टपोन हुआ नहीं है, बट डेफिनेटली अब आप लोग के मैक्सिमम चांसेस है पोस्टपोन होने के, ठीक है? बार बार एक ही मैसेज मत करिए। देखिए गाइज, ये भी आपका वही सेटअप था, पता नहीं इतना टाइम आप लोग क्या सोचने में लगा देते हो। ये भी आपका सिंपल सा ही क्वेश्चन था। एम आपके पास में प्रोसेसेस हैं, एन टाइप ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिनका मैक्सिमम नीड कभी भी एन से एक्सीड नहीं करता है। द सम ऑफ ऑल देयर मैक्सिमम नीड्स, जिसको आप डिमांड भी बोलते हो, इज ऑलवेज लेस देन एम प्लस एन। तो ये जो सिचुएशन है, अरे ये तो क्या सोच रहे हो भाई? अभी लिखा था देखो, ये देखो, total resources plus total number of processes is always greater than total demand. तो total need या total demand आपकी जब कम होगी आपके number of processes plus number of resources से, तो आपका डेडलॉक कभी अकर नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, चलिए ये है आप लोगों का एक होमवर्क क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों को मुझे सॉल्व करके दिखाना है। स्कैन एल्गोरिथम के बारे में है। स्कैन एल्गोरिथम के बारे में है। हम लोगों ने अब तक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी नहीं है, वो जो मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी, हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना? चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके वीडियो को एंड करते हैं। आपके पास पे प्रोसेसेस हैं, बर्स्ट टाइम गिवन है, कोई भी अराइवल टाइम गिवन नहीं है, तो सभी का अराइवल टाइम मैं इक्वल मान लूँ। अराइवल टाइम जो है सभी का 0 मान लूँ। Assume that the process is being scheduled with round robin scheduling algorithm with a time quantum of 4 milliseconds. आपको ये बताना है कि वेटिंग टाइम P4 का कितना होगा। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है गाइस।
शिवानी आंसर दे रही है 12। देखिए गाइस, गैंट चार्ट अगर हम लोग बनाए यहाँ पर, अब क्योंकि सभी की सभी सिस्टम में आ गई है, P1 है, P2 है, P3 है और P4 भी है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि सारी की किसी के लिए भी अराइवल टाइम नहीं गिवन है, तो सबको मैं सेम टाइम पे मानती हूँ। तो ये जो मेरा रेडी क्यू है, रेडी क्यू के अंदर सारी की सारी प्रोसेसेस ऑलरेडी है। जीरो अराइवल टाइम पे सबसे पहले प्रोसेस P1 को चांस मिलेगा, जो 4 सेकंड के लिए रन करेगी। 4 सेकंड के बाद रन करने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम इसका बचेगा, तो इसको दोबारा से क्यू में लगना होगा और P1 दोबारा से लग जाएगी सिस्टम में। फिर आपकी आएगी प्रोसेस P2। प्रोसेस P2 जो है उसे टाइम लगेगा कितना, उसे भी 4 सेकंड का टाइम मिला जाएगा। 3 सेकंड इसका रिमेनिंग टाइम होगा, काम खत्म नहीं हुआ है, तो P2 को वापस क्यू में लगना होगा, राइट। फिर आएगी आपकी प्रोसेस P3। प्रोसेस P3 अगेन 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगी, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए बच जाएगा इसका काम भी, इसको फिर से आना पड़ेगा क्यू में। फिर आएगी प्रोसेस P4। प्रोसेस P4 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए रन करेगी, पूरा टाइम इसका खत्म हो जाएगा, सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, यानी कि 16। तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछा था कि इसका क्या होने वाला है वेटिंग टाइम, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरे पूरे क्वेश्चन को। वेटिंग टाइम निकालने का तरीका क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इसका क्या है, कंप्लीशन टाइम कितना है, देखो इसका 16, अराइवल टाइम 0 था, तो टर्न अराउंड टाइम 16 हो जाएगा। बर्स्ट टाइम कितना है इसका, टोटल 4 इसका बर्स्ट टाइम था, तो वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, 12 मिली सेकेंड्स। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से, बहुत सिंपल था, 2019 का क्वेश्चन है ये, 20 का है, सॉरी 19 दिसंबर का है शायद। चलो एक और 2019 का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या पूछा था, बहुत ही सिंपल। अ प्रोसेस रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी एंड रेडी एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन इज केप्ट ऑन व्हिच क्यू। अब बताओ। इसमें तो क्या ही डिफिकल्ट है, कल भी मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था। आपकी न्यू स्टेट होती है, देन आप लोगों की रेडी स्टेट होती है, देन आप लोगों की रन स्टेट होती है, देन उसके बाद में होती है आप लोगों का टर्मिनेट, बीच में वेटिंग आ जाती है, ठीक है ना। ये तो आइडियल केस होता है, और इसके अलावा भी क्या होता है, दो और, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, दो और आप लोगों की स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं जिसमें आपके मिड टर्म स्केड्यूलर्स काम करते हैं। तो अगर कोई भी प्रोसेस है जो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ये है आपका सारा मेन मेमोरी का काम। तो मेन मेमोरी के अंदर जब कोई रेडी है और वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसे कहाँ डाला जाता है, रेडी क्यू में डाला जाता है। और ये चीज़ हम लोग अभी अभी राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में सीख के भी आए हैं, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेडी क्यू, काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, तो जरूर सॉल्व करिएगा। बाकी आप लोगों से मिलूंगी 11 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए, राइट। सस्पेंडेड ब्लॉक एंड सस्पेंडेड वेट, ठीक है गाइस। तो 11 AM मिलेंगे स्पेशल क्लास के अंदर। बाकी आप सभी लोगों के लिए रेफरल कोड आपके सामने, क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग बोनेंजा आप लोगों का चल रहा है, आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे क्यूब एंड डाइस को, जितने भी टाइप्स बचे थे सारे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। एग्जाम आई डोंट नो कि मई में होगा या नहीं होगा, अब तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पोस्टपोन हो जाएगा, बट स्टिल अगर आप लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रेशन को लैप्स कर दिया, डेडिकेशन छोड़ दिया, तो इस पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो बीच में छोड़ दोगे तो वाकई में वो भी आपको बीच में छोड़ देगी, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो अभी भी चाहे मई में एग्जाम हो चाहे ना हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। रोज का 1-2 घंटा भी अगर आप पढ़ोगे तो कोई हार्म नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये चीज आपको नहीं बोल रही हूँ, ये उनको बोल रही हूँ जो ये मान के बैठ गए कि अब तो छोड़ो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। ऐसे लोगों को हमेशा टाइम लगता है सक्सेस पाने में, ठीक है। तो बस ऐसे ही डेडिकेशन के साथ में पढ़ते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आप